स्टूडेंट्स, हमने बात की कि जो है आप एनाकोंडा अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लें। ये जो है आपको 32 बिट या 64 बिट, आई वुड प्रेफर कि आप जो है अपने कंप्यूटर को अपग्रेड करके 64 बिट पे ले जाएं अगर किसी के पास 32 बिट है, क्योंकि जब हम टेंसर फ्लो पे जाएंगे तो वो 64 बिट पे ही चलेगा। ठीक है डॉक्टर साहब, आपने इंस्टॉल किया हुआ है। तो यहाँ पर हम बुनियादी ऑपरेशन जो है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये तो वैसे ही है जो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है। तो 3 की पावर 4 81, ये पावर का साइन है, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई है। और ये डबल फॉरवर्ड स्लैश जो है ये इंटीजर डिवीजन, यानी आप जो है इसको डिवाइड करने के बाद जो इंटीजर पोर्शन है वो आ जाएगा। तो 7 को अगर डिवाइड करें 4 से, तो 7 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट्स में आंसर आएगा, और इंटीजर पोर्शन जो है वो रह जाएगा जब हम जो है डबल फॉरवर्ड स्लैश लगाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और आगे चलते हैं। सेट्स के बारे में हमें सबको पता है, नेचुरल नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, रियल नंबर्स, इवन नंबर्स, ऑड नंबर, प्राइम नंबर्स, तो ये सबको पता है। और इसी की बुनियाद के ऊपर हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर डेटा स्ट्रक्चर्स हैं। लाइक इंटीजर्स जो है उसको स्टोर करने के लिए हमारे पास इंट के नाम से डेटा स्ट्रक्चर है। रियल नंबर्स हैं जो कि फ्लोट में स्टोर होते हैं, और इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स हम जनरेट करा सकते हैं। इंशाल्लाह हम देखेंगे नमपाई पे जब हम काम करेंगे तो हम जनरेट कराने की कोशिश करेंगे। तो बुनियादी डेटा टाइप्स पाइथन में भी इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग ये मौजूद है हमारे पास। इंटीजर्स जो है ये होल नंबर्स और इवन नेगेटिव नंबर्स भी स्टोर कर सकता है। ठीक है जनाब। अच्छा, पाइथन की खूबी ये है स्टूडेंट्स कि, अच्छा कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप लोग। अच्छा, अगर क्वेश्चन नहीं है तो माइक को ऑफ कर दें। देखें, पाइथन में प्रॉब्लम ये है कि हम जो है डेटा टाइप्स को डिक्लेयर नहीं करते जब हम जो है कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं। तो जो डेटा आपके वेरिएबल के अंदर होगा उसके हिसाब से उसकी टाइप आइडेंटिफाई होगी। फॉर एग्जांपल, एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम आपके पास एक वेरिएबल के अंदर इंटीजर स्टोर्ड है। इसकी मैं टाइप देखना चाहूँ तो इंटीजर है, लेकिन मैं चाहूँ तो बाद में इसमें मैं फ्लोट भी स्टोर कर सकता हूँ 4.5। तो अब इसकी टाइप क्या हो जाएगी? अच्छा, अब हमें जो है रिग्रेशन में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, जब हम रिग्रेशन पढ़ेंगे तो हम नॉर्मली जो है मशीन लर्निंग के अंदर सेट ऑफ पॉइंट्स होते हैं और हम जो है उसका ट्रेंड आइडेंटिफाई करना चाह रहे होते हैं। तो लेट्स सपोज वी हैव अ सेट ऑफ पॉइंट्स, और हम जो है एक बेस्ट लाइन फाइंड करना चाहते हैं जो कि इन पॉइंट्स से गुजर रही होती है। ठीक है, लाइन की इक्वेशन क्या होती है? y इज इक्वल टू mx प्लस b, वेयर m इज स्लोप और b इज बायस। ठीक है स्टूडेंट्स, अब प्रॉब्लम क्या है? हमें इन तमाम पॉइंट्स से गुजरती हुई या इन पॉइंट से करीब जो है एक लाइन ऐसी फाइंड करनी है कि हमारा एरर मिनिमम हो। ये एरर जो है
टोटल एरर को हम सम करें तो मिनिमम आ रहा हो, ठीक है। ये जो लाइन है इसका डिस्टेंस हर पॉइंट से, डेट इज योर एरर, क्योंकि हमने इन पॉइंट्स को अप्रोक्सीमेट किया है लाइंस के थ्रू, लाइन के थ्रू अप्रोक्सीमेट किया है। अब यहाँ पर कई लाइंस हो सकती हैं, एक ऐसी लाइन जिसमें टोटल एरर जो है मिनिमम आ रहा हो, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। दैट इज आवर ऑब्जेक्टिव। तो मैंने आप लोगों को शेयर भी किया था कि हमारे पास एक फॉर्मूला है जिससे हम जो है लीस्ट स्क्वायर लाइन निकाल सकते हैं। अच्छा, नॉर्मली हम एरर जो निकालते हैं वो हम एज इट इज सम नहीं करते, बल्कि हम स्क्वायर करके सम करते हैं। तो इसकी क्या वजह थी, कोई बताएगा मुझे स्टूडेंट्स में से? हमने डिस्कस किया था कि हम जो है पॉइंट कर्ड लाइन से जो डिस्टेंस निकालते हैं, ठीक है, जिसको कहते हैं हम y माइनस वाई डैश कह लें, कि मैंने मशीन को कहा कि भाई प्रोडिक्शन करो कि इस मकान की कीमत क्या होगी। मशीन ने प्रोडिक्शन की और एक मेरे पास मकान की कीमत पहले से मौजूद थी। तो हम क्या करते हैं, दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, ये एरर आया और हम इसको स्क्वायर करते हैं और फिर हम इसको ऐड करके, और अगर चाहे तो हम इसका मीन भी निकाल सकते हैं। तो इसको टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे ये समेशन का इसको साइन है जी। स्क्वायर क्यों करते, कोई इसको बताएगा? स्क्वायर जी जी। मैं बताता हूँ। स्क्वायर इसलिए करते हैं कि अगर वैल्यू माइनस में हो तो वो प्लस में आ जाए। क्योंकि एरर जो है ना, अगर जो है एक +2 आ रहा है एरर, एक -2 आ रहा है, अगर आप ऐसे ही ऐड कर देंगे तो क्या प्रॉब्लम होगी, वो 0 एरर हो जाएगा, ठीक है जी, बिल्कुल। तो नेगेटिव को हम ख़त्म करने के लिए इसको करते हैं, ठीक है। तो ये हमें ये चीज़ क्लियर है, आई होप कि सबको क्लियर होगी। तो ये हमने कवर किया। फिर कुछ प्रोग्राम्स बनाए थे हमने इवन और ऑड को चेक करने के लिए। तो आई वुड लाइक कि आप लोग जो है खुद पाइथन में इसको कर लें, ठीक है। वैसे हमारा ऑब्जेक्टिव जो है अभी पाइथन कवर करना नहीं है, वो इंशाल्लाह कल की क्लास में आप लोग कर ही रहे कवर। यूनिट कन्वर्जन का फॉर्मूला है मल्टीप्लिकेशन टेबल, मीन मीडियन मॉड रेंज, ये हमें पता ही है क्या होता है। मीन जो है हमारे पास जितने भी नंबर्स हैं सबको ऐड करके टोटल नंबर जितने हैं तादाद में उससे डिवाइड कर देते हैं तो मीन निकल आता है। मीडियन किस तरीके से निकलता है, डेटा को असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं और हम मीडियन जो बीच की वैल्यू है, सेंटर वैल्यू, वो ले लेते हैं। अगर दो नंबर है सेंटर में तो दोनों को एवरेज आउट कर देते हैं। और मॉड जो है जो मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू है, और रेंज जो है डेटा में जो हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू है उसका डिफरेंस। तो ये बता देता है डेटा का एक्सटेंट, डेटा कितना फैला हुआ है, ठीक है। वेरिएंस, वेरिएंस से हमें अंदाज़ा होता है डेटा में वेरिएबिलिटी कितनी है, कि सेंट्रल वैल्यू यानी मीन से डेटा कितना दूर है ऑन एवरेज, ये वेरिएंस से अंदाज़ा हो जाता है। तो ये वेरिएंस का फॉर्मूला है और वेरिएंस का स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है। अक्सर हमें कोरिलेशन भी निकालने की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास मशीन लर्निंग में फीचर्स हों कुछ और हमें देखना हो कि हम सारे फीचर्स को कंसिडर करें या कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो कि रिडंडेंट है, यानी दो फीचर्स हैं उसमें अगर एक को बढ़ाते हैं दूसरा भी बढ़ता है, एक को कम करते हैं दूसरा भी कम होता है, तो कोरिलेशन है उसके बीच में। तो एक ही वेरिएबल को हम इस्तेमाल कर लें, एक वेरिएबल को ड्रॉप कर दें, तो ये भी कर सकते हैं हम। तो कोरिलेशन चेक करने का ये फॉर्मूला है। फिर हमने थोड़ा सा कैलकुलस पढ़ी थी, फंक्शन कंपोजिशन। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन इज द मैपिंग फ्रॉम x टू y। और यहाँ पर हमें इस बात का ख्याल रखना ज़रूरी है कि x की एक वैल्यू पे y एक ही आ रहा हो, ठीक है। जैसे मैं एक टेबल बनाता हूँ x और y, फंक्शन को जो है हम टेबल के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसी एक्सप्रेशन से
भी कर सकते हैं, प्लॉट करके भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मिसाल के तौर पर 1 पे आंसर आ रहा है 2, x की वैल्यू 1 दे रहे हैं तो y की वैल्यू 2 आ रही है, x की वैल्यू 2 दे रहे हैं तो y की वैल्यू 3 भी आ रही है, और x की वैल्यू 2 पे y, क्या ये फंक्शन होगा? ये फंक्शन नहीं होगा। x की वैल्यू 3 पे +5 भी आ रही है और x की वैल्यू 3 पे -5 भी आ रही है, तो ये फंक्शन नहीं है, ठीक है, क्योंकि x की एक वैल्यू पे दो वैल्यूज आंसर में आ रही हैं, तो ये जो है फंक्शन नहीं है, ठीक है। ये हम कर चुके हैं पहले। फिर हमने थोड़ा सा वेक्टर्स पे बात कि एक 1 डायमेंशनल एरे को आप वेक्टर्स कह लें, और हमारे पास एक लाइब्रेरी है numpy की, इस पे थोड़ा सा हम काम कर लेते हैं। import numpy as np डॉट, हम लेट सपोज वंस करें तो फॉर एग्जांपल मैं 10 नंबर्स की एरे बनाता हूँ। वंस से जो है हमारे पास एक एरे बन गई जिसमें सारे 1 होंगे, 10 नंबर्स हैं, और मैं चाहूँ तो यहाँ पे अपनी मर्जी का शेप भी दे सकता हूँ, कितने बाय कितने की एरे बनाना चाह रहा हूँ, 10 बाय 5 की बनाना चाह रहा हूँ तो मैं ये भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे 10 बाय 5 की एरे बन गई, ठीक है स्टूडेंट्स, ये बात समझ में आ रही है? तो आई होप कि आप जो है 1 की भी एरे बना सकते हैं, 0 की भी बना सकते हैं। मैं चाहूँ तो np डॉट जीरोस कर दें तो और मैं चाहूँ तो इसको रीशेप भी कर सकता हूँ। ये 5 बाय 5 की एरे 25, मैं चाहूँ तो इसको 1 डायमेंशनल में कन्वर्ट करूँ, तो मैं इसको रीशेप कर दूँ, ये 1 डायमेंशन में कन्वर्ट हो गई, 25 एलिमेंट्स आ गए एक ही डायमेंशन में। तो रीशेप करना, शेप का अंदाजा आपको हो रहा होगा कि कितने बाय कितने की एरे है, उसको शेप कहते हैं एरे की। तो यहाँ पे 10 बाय 5 की एरे, इसकी शेप क्या है इस एरे की? 10 बाय 5 की। इसको चाहूँ तो मैं कहीं पे सेव कर लूँ और फिर मैं इसको प्रिंट कराऊँ कि x की शेप क्या है, तो कितनी है? 10 बाय 5 की है, और मैं चाहूँ तो इसको रीशेप भी कर सकता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप कि थिंग्स आर क्लियर। अब वेक्टर मैं अपने कस्टम नंबर्स की, अपने स्पेसिफिक नंबर्स की एरे बनाना चाहूँ तो np डॉट अरे किया मैंने, और 2 4 5 6 7, ठीक है, एक एरे ये हो गई, एक एरे हो गई। तो मैं numpy के अंदर चाहूँ तो एरे को एक सिंगल स्टेप में ऐड भी कर सकता हूँ, मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ, a प्लस b कर दिया मैंने, तो एलिमेंट वाइज एडिशन हो गई। मल्टीप्लाई करना चाहूँ तो एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन हो रही है, डिवाइड करना चाहूँ एलिमेंट वाइज डिवीजन भी हो रही है। तो इट इज़ वेरी सिंपल ऑपरेशन, आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नमपाई इंशाल्लाह हम डिटेल में पढ़ेंगे, सेकंड कोर्स होगा आपका, जो प्रोग्रामिंग का आपका सेक्शन चल रहा है उसमें सेकंड कोर्स होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा आगे चलते हैं। वेक्टर का मैग्नीट्यूड फिर कैसे निकलेगा? तो मैग्नीट्यूड निकालने का क्या तरीका है? फॉर एग्जांपल एक वेक्टर है हमारे पास 1 3 4, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, और इसको स्क्वायर करके हम ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। तो ये हो गया 1 + 9 10 + 16 26, ठीक है। तो ये मैग्नीट्यूड है वेक्टर का √26। यहां तक के कोई इशू हो, किसी को कोई कुछ पूछना चाह रहा हो? कोई इशू नहीं है?
चले आगे चलते हैं। शेप पे मैंने बात कर ली, और मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। एडिशन तो बहुत सिंपल है, एडिशन तो बहुत सिंपल है, एलिमेंट वाइज एडिशन। मैं मल्टीप्लिकेशन बता देता हूँ आपको। मिसाल के तौर पर 1 2 3 4 और 3 2 1 0। एडिशन तो बहुत सिंपल है, एलिमेंट वाइज 1 + 3 हो जाएगा, 2 + 2 हो जाएगा, 3 + 1 हो जाएगा, 4 + 0 हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी? मल्टीप्लिकेशन ऐसे होगी, मल्टीप्लाई बाय 3 + 2 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, इसी तरीके से 1 मल्टीप्लाई बाय 2 + 2 मल्टीप्लाई बाय 0। ठीक है, तो ये पहली रॉ जो है कॉलम से मल्टीप्लाई हुई है। एक्सक्यूज मी, गिव मी अ मिनट। वालेकुम सलाम जी, अल्लाह का शुक्र है। यार अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, क्लास ले रहा हूँ, ठीक है, बाद में बात हो सकती है? ठीक, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। इसी तरीके से 3 मल्टीप्लाई बाय 3 + 4 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, ये हो गया। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 + 4 मल्टीप्लाई बाय 0। ठीक है, तो आई होप के आपकी समझ में एक जनरल प्रोसेस आ गया होगा। ये मैंने 2/2 पे किया है, ये 3/3 पे भी हो सकता है, 4/4 पे भी हो सकता है, ठीक है, 5/5 पे भी हो सकता है। फॉर एनी मैट्रिक्स, और ज़रूरी नहीं है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो। स्क्वायर मैट्रिक्स से मुराद ये है कि रॉज और कॉलम्स बराबर हो, ये भी ज़रूरी नहीं है, डिफरेंट भी हो सकता है। तो ये कंडीशन क्या है कि पहले के कॉलम दूसरे की रॉ के बराबर हो। ठीक है, पहले मैट्रिक्स के कॉलम दूसरे मैट्रिक्स की रॉस के बराबर हो। ठीक है, ये हमने थोड़ा सा जो है मैथमेटिक्स का इंट्रोडक्शन लिया। अब हम जो है आते हैं, थोड़ी सी कैलकुलस पढ़ लेते हैं। कैलकुलस में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी स्टूडेंट्स को। तो फंक्शंस मैंने बताया था कि मैपिंग होती है, एक्स आप दोगे इनपुट और वाई जो है निकल के आएगा। तो मशीन लर्निंग में हम यही करेंगे इंशाल्लाह। जब मशीन लर्निंग हम पढ़ेंगे तो हम कंप्यूटर को डेटा देंगे और बोलेंगे इसका फंक्शन तुम खुद फाइंड करो। ठीक है, मैपिंग फाइंड कर लो, एक ऐसी जो है एक्सप्रेशन फाइंड कर लो जो कि मैं तुम्हें कोई भी नंबर दूं, तुम y बता दो मुझे उसका ना। तो ये एक फॉर्मूला निकाल लो तुम डेटा को देखते हुए कि मैं x कुछ भी दूं, तुम y इजीली आइडेंटिफाई कर सको। तो हम जो है इसको फंक्शंस को हम टेबल के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यूजिंग अ फॉर्मूला हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसको जो है मैंने आपको बताया था कि प्लॉट भी कर सकते हैं। और फंक्शन को टेस्ट करने का तरीका क्या है? लेट्स सपोज मैं एक फंक्शन प्लॉट करता हूँ। मैंने आपको बताया था कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये एक पैराबोला है, ये फंक्शन है। ठीक है, एक्स स्क्वायर का, दिस इज एक्स स्क्वायर।
ठीक है, कैसे आया ये, इसको प्लॉट करना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आई होप x की डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे और y निकाल लेंगे, तो x और y निकल जाएगा, आप ग्राफ में प्लॉट कर सकते हैं। तो आई होप कि जो है आप लोगों ने ये मैट्रिक में किया होगा, प्लॉट करना सीखा होगा। तो अब इसमें वर्टिकल लाइन टेस्ट एक टेस्ट है जिसके थ्रू हम चेक कर सकते हैं ये फंक्शन है या नहीं है। तो मैं यहाँ पे कहीं पे भी एक लाइन ड्रॉ करूं, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, तो ये दो जगहों पे कट नहीं होगा। कहीं पे भी अगर दो जगहों पे ये कट हो जाए तो इसका मतलब है ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो ये दो जगहों पे कट नहीं हो रहा। तो इसी तरीके से ये फंक्शन है। ठीक है, अब क्या, ये एक्सप्रेशन है जिसको मैंने प्लॉट किया, क्या ये फंक्शन है? इज इट अ फंक्शन? ये दो जगहों पे कट हो रहा है तो ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो इसको क्या, ये एक्सप्रेशन जो है ये है हमारे पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax पैराबोला। ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा इंटर में, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ए कोई भी कांस्टेंट है, तो दिस इज नॉट अ फंक्शन। x की एक वैल्यू के अगेंस्ट y की दो वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज और, डोमेन और रेंज। डोमेन क्या होता है? x की पॉसिबल वैल्यूज, x की कौन सी वैल्यूज हैं, और x की वैल्यू पे जो y की वैल्यू आती है उसको हम रेंज कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर डोमेन क्या है, 0 1 2 3, और ये x की पॉसिबल वैल्यूज हैं, और उसके अगेंस्ट y की जो पॉसिबल वैल्यूज आ रही हैं ये रेंज कहलाएगा। ठीक है, अच्छा अक्सर जो है हमारे पास फंक्शंस जो है पीस वाइज डिफाइन होते हैं, यानी पीसेस में डिफाइन किया जा रहा है। तो जैसे ये फंक्शन है, बुनियादी तौर पर ये फंक्शन जो है अंडर अंडर स्क्वायर रूट, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अगर सिर्फ यही फंक्शन होता तो आप मुझे बता सकते हैं इसका डोमेन क्या होता है, ये किन वैल्यूज पे डिफाइन होता? देखें, अगर x की वैल्यू 1 से बढ़ेगी तो x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 से बड़ा हो जाएगा, और जब 1 में से उसको माइनस करेंगे तो ये नेगेटिव में चला जाएगा। तो x की वैल्यू अगर ये 1 से बड़ी होगी तो ये फंक्शन नहीं चलेगा। स्क्वायर रूट जो है, क्योंकि आपको पता है नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट क्या होता है, इमेजिनरी होता है, रियल नंबर नहीं होता, तो डिफाइंड नहीं होगा। x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। सिर्फ मैं अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की बात कर रहा हूँ। इसी तरीके से नेगेटिव वैल्यू पे भी यही प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, इसी तरीके से नेगेटिव नंबर पे भी यही प्रॉब्लम आएगी। अगर -1 से छोटा नंबर लेंगे, यानी -1 पॉइंट समथिंग, तो ये डिफाइंड नहीं होगा। तो ये फंक्शन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिफाइंड है -1 से लेके +1 तक। ठीक है, इसके बाहर की रेंज पे अब क्या करें, हमारा फंक्शन डिफाइंड नहीं है। अगर हम चाहते हैं अपने फंक्शन को दूसरी रेंज पे डिफाइन करना तो हम क्या करेंगे, x लेस देन -1 पे हम कह सकते हैं कि हम फंक्शन को कोई वैल्यू देना चाह रहे हैं। तो फंक्शन की जो बाकी बॉडी है वो हम अलग से डिफाइन कर रहे हैं। -1 से छोटी वैल्यू पे हम क्या करेंगे, 0 कर देते हैं फंक्शन को, और +1 से बड़ी या 1 के बराबर वैल्यू पे हम कह देते हैं जो x की वैल्यू होगी वही वैल्यू रिटर्न कर दो। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो डेट इज अ पीस वाइज फंक्शन।
जैसे हमारे पास एक फंक्शन है जो हम आगे चल के पढ़ेंगे भी, रेलू। अगर ये हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, रेलू क्या करता है? रेलू एक एक्टिवेशन फंक्शन है जिसको जब नेगेटिव वैल्यू मिलती है वो क्या कर देता है, ये एज इट इज रख देता है इसको। तो नेगेटिव के ऊपर मिसाल के तौर पर, नेगेटिव के ऊपर ये ऐसे ही रहता है, ठीक है। और पॉजिटिव के ऊपर क्या होता है, जो एक्स की वैल्यू होती है वही वैल्यू रिटर्न कर देता है, ठीक है। तो ये एक्स की वैल्यू नेगेटिव होगी तो क्या होगा, ये यहां पर एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड पे ये अलग बिहेवियर है इसका, पीस की फॉर्म में, ये अलग पीस है। और एक्सिस के पॉजिटिव साइड पे डिफरेंट बिहेवियर है, तो ये पीस वाइज फंक्शन है, ठीक है। तो रेलू हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे जब मशीन लर्निंग पढ़ेंगे, थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया। फिर हम फंक्शन की कंपोजिशन भी अक्सर कर रहे होते हैं। तो कंपोजिशन का क्या तरीकाकार होता है, जैसे साइन एक्स है और एक्स क्यूब, अगर मैं इसको एफ कहता हूं और इसको मैं जी कहता हूं, तो इसकी कंपोजिशन का क्या तरीकाकार है, जैसे मैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकाल रहा हूं, तो क्या आएगा, पहले तो मैं जी ऑफ एक्स निकालूंगा और फिर जो भी वैल्यू आएगी वो मैं एफ को पास कर दूंगा, ठीक है। तो जी ऑफ एक्स क्या होता है, क्या है यहाँ पे जी ऑफ एक्स, एफ तो ऐसे ही आ गया, पहले अंदर वाले एक्सप्रेशन को सॉल्व करना होगा, ठीक है, क्योंकि एक्स तो जी के साथ एसोसिएट है ना। तो पहले जी ऑफ एक्स निकालना होगा, तो ये साइन ऑफ एक्स हो गया, ठीक है। अब सॉरी, जी ऑफ एक्स जो है मैंने गलत लिख दिया, एक्स क्यूब है, तो मिटा देते हैं। तो इस पे एक्स क्यूब है, ठीक है। तो जी ऑफ एक्स जो है एक्स क्यूब है, और अब एक्स क्यूब को हम एफ को पास करेंगे, एफ को एक्स पास करते तो क्या रिटर्न करता है, साइन ऑफ एक्स। अब एक्स को जो है हम जो भी पास कर रहे हैं उसका वो साइन निकालेगा, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। और जी ऑफ एफ एक्स निकालेंगे तो क्या आएगा, जी ऑफ एफ एक्स, जी कोई बताएगा मुझे, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा जी ऑफ एफ एक्स हमारे पास साइन एक्स है, और यानी जी को हम जो भी पास कर रहे हैं वो क्यूब निकाल रहा है, तो अगर हम उसको साइन एक्स पास करेंगे तो वो साइन एक्स का क्यूब निकालेगा, ठीक है। साइन एक्स का पूरा क्यूब निकलेगा, और जब पूरा क्यूब आ रहा है तो हम इसको लिख सकते हैं साइन क्यूब एक्स, ठीक है। ये वही बात होती है, साइन के होल क्यूब जो होता है उसको हम साइन के साथ लिख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये क्लियर होगी बिल्कुल चीज़ें, ठीक है जनाब। आगे चलते हैं। अब थोड़ी सी बात जो है ट्रांसलेशन, वैसे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है मशीन लर्निंग के लिए, लेकिन
जब हम कैलकुलस पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा बुनियादी चीज़ों को देख लें। प्लॉटिंग में हमें पता है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का प्लॉट क्या होता है, ठीक है। अब अगर y में प्लस होगा तो हम क्या करेंगे, अगर ग्राफ ड्रॉ करना है एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो y में प्लस हो गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ग्राफ को ऊपर ले जाएंगे, 2 यूनिट ऊपर ले गए, ठीक है। y में माइनस होगा तो 2 यूनिट नीचे ले जाएंगे। जैसे यहाँ पे प्लस हो रहा है तो जो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है उसमें 2 यूनिट प्लस करके हम ऊपर ले गए। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 है, y में माइनस हो रहा है तो 2 यूनिट नीचे ले गए, ठीक है। अगर x में प्लस हो रहा है, फंक्शन में x में प्लस हो रहा है तो हम 2 यूनिट लेफ्ट पे ले जाएंगे, और x में माइनस हो रहा है तो 2 यूनिट राइट पे ले जाएंगे, ठीक है। जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ हमें पता है, x प्लस 2 का ग्राफ कैसे निकलेगा, जो एक्स स्क्वायर का ग्राफ है उसमें, क्योंकि x में प्लस हो रहा है, फॉर्मूले से नजर आ रहा है कि x में 2 प्लस कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, 2 यूनिट पीछे ले जाए उस ग्राफ को, तो वही हमें एक्स स्क्वायर के ग्राफ की मदद से x प्लस 2 स्क्वायर का ग्राफ भी बना सकते हैं। इसी तरीके से एक्स स्क्वायर के ग्राफ से x माइनस 2 का भी ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। कंटिन्यूअस फंक्शंस, इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा मैं, कंटिन्यूटी चेक करने के लिए, क्योंकि हमें लिमिट निकालनी पड़ती है। तो अगर मैं इस ग्राफ को देखें तो यहाँ पर पॉइंट सी पे जो है ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है, ठीक है। और अगर इस पॉइंट सी के ऊपर मैं लेफ्ट से आ रहा हूं तो लिमिट कुछ और आएगी, यहाँ पे कोई वैल्यू आएगी, राइट से कुछ और आएगी, और लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट बराबर नहीं आ रहे, तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। एक्चुअली जब हम मशीन लर्निंग पे जाएंगे ना तो इंशाल्लाह आप देखिएगा एरर फंक्शन हमें जो है उसका डेरिवेटिव निकालना होता है। हमें चाहिए होता है ऐसा एरर फंक्शन जो कि डिफरेंशिएबल भी हो और कंटिन्यूअस भी हो। हम डेरिवेटिव की मदद से ये मालूम करते हैं कि एरर जो है कैसे कम किया जा सकता है। तो वहाँ पे हमें एरर फंक्शन ऐसा चाहिए होता है जो कि कंटिन्यूअस हो, यानी वो हर पॉइंट पे डिफाइंड हो, पहली बात तो ये। तो यहाँ पे ये फंक्शन जो है एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर डिफाइंड नहीं है, ब्रेक आ रहा है, कंटिन्यूटी नहीं है इस फंक्शन में। तो इस तरह के फंक्शंस जो है हमें अवॉइड करने हैं मशीन लर्निंग में, खास तौर पर जब हम एरर फंक्शन की तरफ जाएंगे तो हम जो अपने फंक्शन को डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूअस बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसकी मैं डिटेल में नहीं जा रहा, इसके लिए हमें लिमिट्स निकालने पड़ते हैं, लेकिन वो लिमिट्स अभी टाइम नहीं है हमारे पास इतना, और क्योंकि फिर हम बिल्कुल मैथमेटिक्स की डिटेल में चले जाएंगे तो मैं अभी नहीं जाना चाह रहा उसमें। लेकिन सिर्फ ये याद रखें क्योंकि यहाँ पे जब इसको ड्रॉ कर रहे हैं तो एक होल आ रहा है बीच में ना, तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। इसके लिए मैंने आपको एक एग्जांपल लास्ट टाइम कराई थी, मैं वो शेयर कर देता हूँ। अब ये फंक्शन है, अब देखें यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये पॉइंट लेट सपोज 2 है, x इज इक्वल टू 2 पे, लेट सपोज ये 1 है, y की वैल्यू यहाँ पे, और यहाँ पे y की वैल्यू 2 है, ठीक है। अब 2 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, क्या 2 पे फंक्शन डिफाइंड है? कोई बता सकता है मुझे 2 पे फंक्शन डिफाइंड है क्या?
अच्छा, यहाँ पे जो होल बनाते हैं ना, ये बताते हैं कि ऊपर जो है 2 पे डिफाइंड नहीं है, ठीक है। ऊपर जो होल बना हुआ है इसका मतलब है वहां पे x इज इक्वल टू 2 पे वैल्यू नहीं आ रही, लेकिन नीचे आ रही है। देखें, जब x की वैल्यू 2 है तो क्या फंक्शन, फंक्शन से मुराद है y, ठीक है ना। यहाँ पे y की वैल्यू होती है हमारा फंक्शन। यहाँ पे वैल्यू तो है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जब 2 पे हम आ रहे हैं, x इज इक्वल टू 2 पे हम लेफ्ट से आ रहे हैं, तो y की वैल्यू क्या आ रही है, लेफ्ट से आ रहे हैं तो y ये बन रहा है, ये वैल्यू y है। अगर हम लेफ्ट से इसके करीब जाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, ये हमारा y है। लेफ्ट से जा रहे हैं तो ये y बन रहा है, और राइट से जा रहे हैं तो ये 0 बन रहा है, ठीक है। तो अगर हम दो अलग अलग जगह से जा रहे हैं, दो अलग अलग डायरेक्शन से आ रहे हैं, लेफ्ट से आ रहे हैं तो y की वैल्यू क्या बन रही है 2 पे 2, और राइट से आ रहे हैं तो y की वैल्यू क्या बन रही है, ये बन रही है 0, ठीक है। ये y की वैल्यू बन रही है जब हम राइट से आ रहे हैं। तो लेफ्ट से अलग वैल्यू आ रही है, राइट से अलग वैल्यू आ रही है, तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, क्योंकि लेफ्ट से जो है कुछ और वैल्यू बन रही है, राइट से कुछ और वैल्यू बन रही है, तो दिस इज नॉट अ कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। अब आते हैं, थोड़ी सी बात डेरिवेटिव पे कर लेते हैं। डेरिवेटिव को हम स्लोप भी कहते हैं, ठीक है, और डेरिवेटिव को हम टेंजेंट थीटा से भी निकाल सकते हैं। तो डेरिवेटिव को मुख्तसरन में एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे ये लाइन है हमारे पास, अब इस पे 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, ठीक है। अब इस लाइन पे डेरिवेटिव निकालने का क्या मतलब है, हम देखते हैं कि इसका स्लोप क्या है। बेस लाइन से यानी एक्स एक्सिस से इसका स्लोप कितना बन रहा है, या ये जो एंगल बना रहा है उसका टेंजेंट कितना आ रहा है, ठीक है। तो इसको निकालने का तरीका कार क्या है, इसको रेट ऑफ चेंज भी कहते हैं, यानी इसमें कितना चेंज आ रहा है, लाइन में कितना चेंज आ रहा है, एक्स बढ़ा रहे हैं तो वाई कितना बढ़ रहा है। तो इसको निकालने का तरीका कार ये है, ए का वाई और बी का वाई, पॉइंट ए पे क्या वाई की वैल्यू है, पॉइंट बी पे क्या वाई की वैल्यू है, वो निकालो, माइनस करो उसको। पॉइंट ए पे एक्स की वैल्यू क्या है और पॉइंट बी पे एक्स की वैल्यू क्या है, ठीक है। इसको स्लोप भी कहते हैं। अच्छा, लाइन के केस में तो ये आप बड़ी इजीली निकाल सकते हैं। जब हमारे पास कर्व होता है ना, कर्व के केस में हर पॉइंट पे डिफरेंट वैल्यू आ रही होती है, यहाँ पे डिफरेंट वैल्यू। कर्व के केस में हर पॉइंट पे डिफरेंट कर्व बन रहा होता है, हर पॉइंट पे डेरिवेटिव अलग आएगा, ठीक है। तो लाइन के केस में डिफरेंट सिनेरियो है, लाइन के केस में पूरी लाइन का एक ही स्लोप होगा, लेकिन कर्व के केस में हर पॉइंट पे एक अलग टेंजेंट बनेगा। और टेंजेंट से मुराद है एक ऐसी लाइन जो पूरे कर्व को एक ही जगह पे टच करे, एक ही जगह पे टच करे, ठीक है। जैसे वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या होती है हमारे पास, स्पीड में कितना चेंज आ रहा है टाइम के हिसाब से, ठीक है। अगर सॉरी डिस्टेंस में कितना चेंज आ रहा है टाइम के हिसाब से, ठीक है। वो तो एक्सेलरेशन होती है जो स्पीड में जो चेंज आता है। तो डिस्टेंस अगर जो है एक ही टाइम में ज्यादा फासला तय किया तो स्पीड ज्यादा है, ठीक है। कितना फासला तय किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो अगर ज्यादा फासला तय किया तो स्पीड ज्यादा है, वेलोसिटी ज्यादा है। कम फासला तय किया तो वेलोसिटी कम है, ठीक है। मैं बात कर रहा था डिफरेंशिएबिलिटी की, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ना, क्योंकि जब हम मशीन लर्निंग में जाएंगे तो हमें एरर फंक्शन डिफरेंशिएबल बनाना ज़रूरी है। तो डिफरेंशिएबिलिटी, कोई भी फंक्शन जो है वो
डिफरेंशिएबल है या नहीं है, उसका डेरिवेटिव निकल सकता है उस पॉइंट पे या नहीं निकल सकता। तो फंक्शन को कंटिन्यूअस होना जरूरी है डिफरेंशिएबल होने के लिए। और एक बात और बताई थी मैंने आपको, जैसे ये कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं ना, इस पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता, कॉर्नर पॉइंट्स पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता, ठीक है। जैसे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। अच्छा, डेरिवेटिव कैलकुलेट करना ज़रूरी नहीं है, मैंने करवाया था पहले शुरू में, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, मशीन लर्निंग को समझने के लिए डेरिवेटिव निकालना आना ज़रूरी नहीं है। एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमा और मिनिमा। ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखें, मशीन लर्निंग में हमें क्या करना है, हमें प्रेडिक्शन करनी है कि मकान की कीमत क्या होगी अगले 10 सालों में, ठीक है। या एक स्पेसिफिक फ्लैट है, उसका कवर्ड एरिया आपको पता है, उसकी लोकेलिटी पता है, और आपको प्रेडिक्ट करना है इसकी कीमत क्या होनी चाहिए। अब मशीन लर्निंग में हमें पहले जो है ट्रेनिंग करानी होती है, और हमारी कोशिश ये होती है कि हमारा एरर जो है कम से कम आए, ठीक है। क्या मतलब हुआ, देखिए हमें तो पता होगा पहले कि हमारे पास 1 साल का डेटा मौजूद है, जिसमें हमें पता है कि ये मकान है उसकी कीमत ये है, ये मकान है इसकी कीमत ये है, ये मकान है इसकी कीमत ये है। हम कंप्यूटर की ट्रेनिंग किस तरीके से कराते हैं, हम कंप्यूटर को बोलते हैं कि टेल मी इन योर कैलकुलेशंस, बेस्ड ऑन योर कैलकुलेशंस, इस मकान की कीमत क्या होनी चाहिए। मशीन एक वैल्यू बताएगा और आप चेक करोगे कि क्या आपके पास जो वैल्यू मौजूद है, ठीक है, क्योंकि अभी आप ट्रेनिंग करा रहे हो, आपको पता होगा कि उसकी वैल्यू क्या है। आप दोनों को चेक करोगे और आपको पता चल जाएगा कितना एरर आया। अगर ये एरर बहुत कम है तो बहुत अच्छी बात है, अगर एरर कम नहीं है तो आप क्या करोगे, एरर को कम करने की कोशिश करोगे। तो एरर को आप कहां लेकर जाओगे, 0 के करीब। तो ये जो फंक्शन की लोएस्ट वैल्यू होगी, इसको हम कहते हैं मिनिमा, ठीक है। तो मशीन लर्निंग में हमें मिनिमा निकालना होगा। अब मिनिमा होता है क्या, एक ग्राफ की फॉर्म में अगर देखें, ये आपके पास ग्राफ है, ठीक है, इसमें दो मिनिमा है, एक मिनिमा ये आ रहा है, एक मिनिमा ये आ रहा है, और दो मैक्सिमा है, ठीक है, एक मैक्सिमा ये आ रहा है, एक मैक्सिमा ये आ रहा है। मिनिमा और मैक्सिमा दोनों पे डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो कैसे निकाल सकते हैं मिनिमा या मैक्सिमा, डेरिवेटिव को 0 के बराबर रख के सॉल्व कर लिया जाए, ठीक है। अब ये जो दो मिनिमा आ रहे हैं, ये दो मैक्सिमा आ रहे हैं, इसमें से एक लोकल मैक्सिमा है, एक ग्लोबल मैक्सिमा है। ग्लोबल का मतलब ओवरऑल, ओवरऑल मैक्सिमम, तो ये ग्लोबल मैक्सिमम होगा। ओवरऑल मिनिमम ये ग्लोबल मिनिमम होगा। तो ये ग्लोबल मैक्सिमम है, ये वाला ग्लोबल मैक्सिमम है, ये वाला लोकल है। यानी ये अपनी लोकेलिटी में तो मैक्सिमम है, लेकिन ये ओवरऑल कर्व में मैक्सिमम नहीं है। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए, हमारा मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम कभी मैक्सिमा में फंसे नहीं। हमारा मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम, सॉरी, लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा में कभी फंसे नहीं, ग्लोबल की तरफ जाए। कहाँ जाए, ग्लोबल की तरफ जाए। आई होप कि मैं समझा पा रहा हूँ स्टूडेंट्स। कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का तो पूछ सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, कोई क्वेश्चन है? इफ यू डोंट हैव एनी क्वेश्चन तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि लोकल में ना फंसे, हमारा जो एल्गोरिथम है लोकल मिनिमा या लोकल मैक्सिमा में ना फंसे, बल्कि वो ग्लोबल की तरफ जाए। अब मैक्सिमा या मिनिमा निकालने का तरीक़ाकार क्या है, फंक्शन का डेरिवेटिव है उसको 0 के बराबर रख के सॉल्व कर लें, x की वैल्यू निकाल लें, ठीक है। तो
हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x की, वो कौन सी वैल्यू है जिस पे डेरिवेटिव 0 है। तो यहां से हमें पता चलेगा इस पॉइंट पे मैक्सिमा या मिनिमा, दोनों में से कोई एक है। अब वो मैक्सिमा है या मिनिमा है ये कैसे पता चलेगा? वो डबल डेरिवेटिव से पता चलेगा। अगर डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ रहा है उस पॉइंट के ऊपर, तो इसका मतलब है कि वो मिनिमा है। और डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 आ रहा है तो लेस देन 0 पे वो मैक्सिमा है, ग्रेटर देन 0 पे मिनिमा है, लेस देन 0 पे मैक्सिमा है। ठीक है। और अगर 0 आ रहा है तो इनकंक्लूसिव है। ठीक है, हम कुछ कह नहीं सकते कि वो मिनिमा है या मैक्सिमा है। ठीक है, ये आप लोगों ने इंटर में करा होगा ये। तो इस तरीके से हम जो है मैक्सिमा या मिनिमा को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमें ज़रूरत पड़ेगी मशीन लर्निंग में जब हम एरर फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा निकालने जाएंगे। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो यहाँ तक? जी स्टूडेंट्स, आप लोग बिल्कुल खामोश हैं आज। हेलो, एनी क्वेश्चन? नहीं है तो फिर आगे चलते हैं। फीडबैक दे दें अपना, आवाज़ तो पहुंच रही है ना सही? यस सर। ठीक है, ठीक है, सही सही। ठीक है, सर तो ये सिर्फ तो एक देखिए क्वेश्चन था जी। सर। जो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन थी, टू मैट्रिसेस, उसमें जब हमने लास्ट टाइम भी सर लेक्चर नंबर 3 के अंदर किया था, तो मैट्रिसेस को जब हमने मल्टीप्लाई करवाया था नमपाई में, तो सर अल्फाबेटिकली यानी कि जो उनकी पोजीशंस थी ना सर, वो मल्टीप्लाई हो गई थी, लेकिन वो मैट्रिसेस की टाइप पे जो है ना मल्टीप्लाई नहीं हुआ था। तो आपने कहा था कि मैं नेक्स्ट टाइम इसको करवाऊंगा, अच्छा, यानी मैं कि पाई। जो जी 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 नमपाई में जो होता है ना, नमपाई में तो आप जो है सिंपल एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ठीक है। जी जी सर। जो लेकिन जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स है, जैसे जस्ट यानी कि फर्स्ट रो बाय द फर्स्ट कॉलम एंड द फर्स्ट रो बाय द सेकंड कॉलम, सर उस तरह नहीं होता वो उसमें। उसका क्या मेथड है सर? आप जो है, जो मैंने अभी मल्टीप्लिकेशन कराई है मैट्रिक्स की, वो करना चाह रहे हैं ना, वो मैं भी करा जी देता हूँ जी। आप। वो बहुत सिंपल सा है, ये तो हम बनवाते हैं प्रोग्रामिंग में स्टूडेंट्स से ना। चलिए मैं करवा देता हूँ आप। लेट्स सपोज हमारे एक मैट्रिक्स है 1 2 3। ठीक है, 3 4 5 और 2 4 6। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स है। एक और मैट्रिक्स ले लेते हैं हम, -2 3। ठीक है। अच्छा, आई इन रेंज, रेंज का मतलब क्या है आप बताते हो? स्टार्ट एंड और स्टेप साइज। ठीक है, फॉर जे इन रेंज 0 से 3। ठीक है। अच्छा, ये लॉजिक वैसे आप लोगों को खुद बनानी चाहिए थी, मैं बता तो रहा हूँ। तो सबसे पहले हम क्या निकाल रहे हैं? लेट्स सपोज ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, 1 2 3 4। ठीक है, और ये दूसरा है 1 2 3 4। तो हम करेंगे क्या? हम लेट्स सपोज हम जो है रॉ वाइज चलते हैं, यानी इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम
इसके पहले कॉलम से और इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसके दूसरे कॉलम से, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, लेट सपोज सी निकाल रहे हैं हम, ठीक है। np डॉट एरे, ये होगा 3 बाय 3 का एरे, ठीक है। ये हमने डिफाइन कर दिया, ठीक है। np डॉट एरे, सॉरी np डॉट जीरोस और क्योंकि 2 डायमेंशनल एरे है तो हमें 2 ब्रैकेट्स देने पड़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। हमने जो है अभी एक स्टेप परफॉर्म कर लिया इनिशियलाइजेशन का। अब हम जो है लूप लगाते हैं और लूप लगा के हमारी बस लॉजिक बिल्ड करनी है आपने, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, ठीक है। तो लेट सपोज सी में हम कह रहे हैं आई कॉमा के, ठीक है। तो पहली पोजीशन जो है ये आई कॉमा के है ना, ठीक है। यानी पहली रो और इसकी पहला कॉलम को लेंगे, ये जे है, ये आई है, ये आई के थ्रू रिप्रेजेंट हो रहा है और ये जे के थ्रू रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। और इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो के है, ठीक है ना। तो आई के की वैल्यू जो है हमारे पास ये हो जाएगा आई कॉमा के ए आई कॉमा के, ठीक है। यानी इसको पिक किया और इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे के कॉमा जे, तो मल्टीप्लाई बाय बी के कॉमा जे प्लस अब अगली बारी में क्या हो जाएगा, ये आप लोग है ना मेरे साथ स्टूडेंट्स? जी आई होप कि आप मेरे साथ हैं, मैं इसकी लॉजिक बना रहा हूँ अभी ना, ठीक है। जी जी सर बिल्कुल। ठीक है मैं लॉजिक बना रहा हूँ, तो अगर लॉजिक बनाई हुई है किसी ने तो मुझे शेयर कर दे, वरना मैं खुद बनाता हूँ। तो अभी हम पहला एलिमेंट निकाल रहे हैं ये वाला, उसके बाद जो इसका पहला एलिमेंट निकाल लें, फिर इसका दूसरा एलिमेंट निकालेंगे, फिर इसका तीसरा एलिमेंट निकालेंगे, फिर इसका चौथा एलिमेंट निकालेंगे। तो हम इसको जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं। जब ये वाला हम निकाल रहे होंगे, ठीक है, तो हम जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, ठीक है, दूसरे वाले से। तो जो इनर लूप है वो दोनों की कैलकुलेशन के लिए आ रहा है ना। तो ये 0 है तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए आई के आई होगा, ये के आई। जब ये 2 दफा चलेगा ना, ये जो पूरी इसको लेगा रॉ को, तो के की वैल्यू 0 होगी और के की वैल्यू 1 होगी। 0 होगी तो ये वाली वैल्यू पिक करेगा के की, 1 होगी तो ये वाली के आई, ठीक है। के आई का क्या मतलब हुआ,
ये लिखा है मैंने के आई, तो इसका मतलब हुआ के की वैल्यू 0 होगी तो ये वाली वैल्यू, के की वैल्यू 1 होगी तो ये वाली वैल्यू, और मल्टीप्लाई बाय बी ए के, ठीक है। और ये होगा आई जी। आई होप के जो है सही बन गई है लॉजिक। ये 3 के लिए बनाइए, 2 के लिए देख लेते हैं इसको कैलकुलेट करके। अच्छा 5 मिनट जो है अजान का भी एहतराम कर लेते हैं, ठीक है। मैं थोड़ी सी खामोशी इख्तियार कर लेता हूँ। के अच्छा ये डॉक्टर अदील ने जो है ये निकाल लिया है सॉल्यूशन पाइथन में, ठीक है। तो ये मिल तो जाएगा ऑब्वियसली, हम खुद बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो आई जे इज इक्वल टू के आई मल्टीप्लाई बाई बी। अच्छा यहाँ पे आई के होगा और ये हो जाएगा के जे, ठीक है। तो ये बन गया सॉल्यूशन और ये प्रिंट हो रहा है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ना ही इसमें हम कोई नया कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। ये आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अगर पता है कैसे होती है तो आपने जस्ट सिर्फ लॉजिक बिल्ड करने में थोड़ा सा टाइम लगाना था, ठीक है। तो इट्स नॉट सो डिफिकल्ट, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अच्छा थोड़ी सी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स कैलकुलस हमने देख ली, इतनी ही काफ़ी है। जितना हमने पढ़ा है ये मशीन लर्निंग में हमारे काम आएगी। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स थोड़ी सी देख लेते हैं। तो पहली चीज़ है हमारा प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन जो है कोई डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट जो कि किसी फैक्ट को बयान कर रहा है, और ये ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ कि आज सैटरडे है, तो ये एक स्टेटमेंट है जिसकी कोई ट्रूथ वैल्यू है कि ये सही है। अगर मैं कह हूँ कि आज जो साल चल रहा है 2025 चल रहा है, तो इसकी ट्रूथ वैल्यू फॉल्स है, ठीक है। और अब प्रोपोजिशन को अगर आप जो है डिफरेंट कनेक्टिव्स के थ्रू आप जो है कनेक्ट करना चाहें तो ये एक फॉर्मूला बन जाएगा। दो प्रोपोजिशन हैं, उनको जो है मिसाल के तौर पर आप एंड से कनेक्ट करना चाहें, पी एंड क्यू, तो एंड उन लोगों के लिए जिन्होंने जो है अगर कंप्यूटर साइंस में कभी काम नहीं किया, एंड जो है उस वक्त ट्रू होता है जब दोनों ट्रू हो, ठीक है। और निगेशन का क्या मतलब है? निगेशन का मतलब है कि अगर वो ट्रू है तो फॉल्स कर दो, फॉल्स है तो ट्रू कर दो, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास और होता है, और में जो है अगर दोनों में से एक भी ट्रू हो तो ट्रू हो जाता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे पाइथन में करने की कोशिश करूँ तो लेट्स सपोज a इज इक्वल टू ट्रू, b इज इक्वल टू फॉल्स। तो अगर a और b निकालूं तो क्या आएगा हमारे पास?
ट्रू आएगा, ए एंड बी निकालूं तो ये फॉल्स आएगा, ठीक है। और अगर नॉट ऑफ ए निकालूं तो, क्योंकि ए ट्रू है तो नॉट ऑफ ए फॉल्स आएगा, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास और भी ऑपरेटर्स हैं जो अभी हम देखते हैं। एंड को हम कंजंक्शन भी कहते हैं और को डिसजंक्शन भी कहते हैं। अच्छा, इनके कॉम्बिनेशन से आप जो है पूरा फॉर्मूला बना सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट है और बाय कंडीशनल स्टेटमेंट है। इस पर हम बात कर लेते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट का ट्रुथ टेबल क्या होगा, मिसाल के तौर पर P और Q ले लेते हैं हम, दो प्रोपोजिशन, ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स, ठीक है। अच्छा जी, जी डॉक्टर अदील, अगर आप चाहें तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का कोड शेयर भी कर सकते हैं यहाँ पे। और इसके अलावा हमारा एक अच्छा, ये जो है ना, आपने जो शेयर किया है ना डॉक्टर अदील, ये एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई कर रहा है, ये डॉट प्रोडक्ट निकाल रहा है, ठीक है। ये एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई कर रहा है, ये वो जो हमारी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है ये वो नहीं है, ये डॉट प्रोडक्ट है। तो इट इज़ समथिंग डिफरेंट, थोड़ा सा डिफरेंट है। और दूसरी बात ये कि मैं एक ग्रुप भी है हमारा, मैं वो शेयर कर देता हूँ, आप भी ज्वाइन कर लें, किसी ने ज्वाइन ना किया हो अभी तक ग्रुप तो वो भी ज्वाइन कर लें। तो ये लिंक है, मैं यहाँ शेयर कर रहा हूँ, तो आप जो है इसको ज्वाइन कर लें। इसके अलावा हमारा प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स का ग्रुप है, तो इसको भी ज्वाइन कर लें। बाकी मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर दूंगा आपको। जो भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया अभी तक वो ज्वाइन कर लें ये दो ग्रुप्स, ठीक है। यहाँ पे भी आप जो है कोड वगैरह शेयर करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा, मैं इसकी बात कर रहा था कि बाय कंडीशनल और कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होती हैं। तो इसमें क्या देखा जाता है कि पहली स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। अगर पहली ट्रू है और दूसरी भी ट्रू है तो ये ट्रू देगा, लेकिन अगर पहली फॉल्स है और दूसरी, पहली ट्रू है दूसरी फॉल्स है तो ये फॉल्स देगा। और अगर पहली फॉल्स है तो आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है, इसको ट्रू कर दें, ठीक है। यानी मैं अगर स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि अगर आज टेम्परेचर 30 से अबव जाएगा तो बारिश हो जाएगी, तो लेट सपोज होता यह है कि टेम्परेचर 30 से अबव गया और बारिश हो गई तो मेरी स्टेटमेंट ट्रू है। टेम्परेचर 30 से अबव गया, बारिश नहीं हुई तो मेरी स्टेटमेंट फॉल्स है। लेकिन अगर टेम्परेचर 30 से अबव गया ही नहीं तो मेरी स्टेटमेंट को वैलिड है ना, फिर तो मेरी स्टेटमेंट गलत तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि टेम्परेचर तो गया ही नहीं। अब बारिश हो या ना हो उसको देखना ही नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर तो 30 से अबव गया ही नहीं। तो ये कंडीशनल में ये देखा जाता है, पहली स्टेटमेंट अगर ट्रू होगी तो दूसरी को चेक करने की ज़रूरत है, पहली अगर फॉल्स है तो दूसरी चेक करने की ज़रूरत है ही नहीं। जबकि बाय डायरेक्शनल, बाय कंडीशनल इम्प्लीकेशन में क्या होता है, पहली और दूसरी सेम होना ज़रूरी है।
यानी पहली ट्रू है तो दूसरी भी ट्रू हो, तो ये ट्रू हो जाएगी। पहली ट्रू है दूसरी फॉल्स है तो ये फॉल्स हो जाएगी। पहली फॉल्स है दूसरी ट्रू है तो ये भी फॉल्स होगी, और अगर दोनों फॉल्स हैं तो फिर भी ट्रू होगी। ठीक है, राइट स्टूडेंट्स, क्लियर है? आगे चलते हैं। लॉजिक सर्किट्स, एंड गेट। एंड गेट मैं आपको बता देता हूँ किस शेप का होता है। ये एंड गेट है। एंड गेट वैसे ही काम करता है जैसे एंड की स्टेटमेंट है। और गेट जी, कोई क्वेश्चन है? सर ये पूछा था जो लास्ट आपने बताया था कंडीशनल बाय कंडीशनल, तो ये भी किसी रूल के डिफाइंड हुए में या आपने अपने साथ बताए हैं जो आपने चार्ट बना के बताया था? ये तो डिफाइंड है ना, स्टैंडर्ड है ये। ठीक है, ये ठीक है ठीक है, सही, ठीक है। जी सर, नॉट ठीक गेट कैसा होता है, और तो समझ में आ गया आपको? ठीक है, ये हम यूज भी करेंगे प्रोग्रामिंग में। नॉट कैसा होता है? नॉट ऐसा होता है, ठीक है, बबल। नेंड क्या होता है? एंड के साथ नॉट लगा दो, नॉट और एंड मिलके नेंड बन जाता है। ठीक है। नॉर क्या होता है? और नॉट मिलके नॉर बन जाता है। ठीक है। जॉर क्या होता है? जॉर थोड़ा सा डिफरेंट है। जॉर मैं भी बता देता हूं आपको, जॉर की जरूरत आपको पड़ेगी। ठीक है, जॉर और एक्स नॉर। जॉर के आगे नॉट लगा दो तो एक्स नॉर बन जाता है। ठीक है, तो जॉर में ये होता है, जॉर कह लें, एक्सक्लूसिव और कह लें, अगर इसमें ऑड नंबर ऑफ वंस होंगे तो ये ट्रू होगा, ऑड नंबर ऑफ वंस पे ट्रू होगा, इवन नंबर ऑफ वंस पे फॉल्स होगा। ठीक है। और एक्स नॉर क्या है? ये उल्टा हो गया इसका, ऑड नंबर ऑफ वंस पे फॉल्स होगा, इवन नंबर ऑफ वंस पे ट्रू होगा। अच्छा, जॉर जो है बहुत सारी जगहों पे काम आता है। जॉर एंड वगैरह बहुत सारी जगहों पे काम आते हैं। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल मैंने करवाई भी थी आप लोगों को, और ये आप लोगों को छोटा सा असाइनमेंट दे भी देता हूं मैं। स्वैप टू नंबर्स या टू वेरिएबल्स विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। ठीक है, ये आप लोगों ने करना है। और ये पहले तो आप थर्ड वेरिएबल यूज करके करें। ठीक है, स्वैपिंग आनी चाहिए आप लोगों को, अगर आप प्रोग्रामर बनना चाहते हैं। स्वैपिंग की ज़रूरत पड़ती है सॉर्टिंग वगैरह में, जो हम इंशाल्लाह डेटा स्ट्रक्चर्स में पढ़ेंगे भी। डेटा स्ट्रक्चर्स का हमारा कोर्स है जिसमें हम पढ़ेंगे। इसी तरीके से हम जो है सॉर्टिंग के अलावा भी बहुत सारी जगहों पे हम जो है स्वैप इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और दो वेरिएबल्स को स्वैप करने के लिए थर्ड वेरिएबल अक्सर इस्तेमाल करते हैं। उसके बगैर करना चाहें तो हम प्लस माइनस की मदद से कर सकते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड की मदद से कर सकते हैं, या हम चाहें तो हम जोर से भी कर सकते हैं। तो आई वुड लाइक के आप लोग जो है इसको ट्राई करें। ठीक है, कर लेंगे आप लोग, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी आई होप, राइट माय डियर स्टूडेंट्स? ठीक है, आगे चले, फीडबैक तो दे दें। जी सर, इसको ट्राई करते हैं, चलो आगे। ठीक है, अच्छा मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि मैं चाह रहा हूँ इसको मैं जल्दी से कवर करूँ, वरना मैं इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी कराता हूँ। ठीक है, तो लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि अब आप खुद करें इसको। अच्छा एक चीज़ और, टोटोलॉजी पे जाने से पहले मास्किंग में भी बड़ा काम आता है ये ना, एंड और मास्किंग में भी बड़ा काम आता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ नंबर्स हैं
बाइनरी में। ठीक है, ये नंबर है हमारे पास। मुझे मालूम करना है राइट साइड से इसकी सेकंड पोजीशन पे कौन सा बिट है, सेकंड बिट कौन सी है इसकी। ठीक है, कैसे निकालेंगे, कोई बता सकता है? सेकंड बिट निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? जी स्टूडेंट्स। सर 1248 स्कीम से। हाँ सॉरी, सर 1248 स्कीम करके जो नहीं 1 2 4 मुझे निकालना है, निकाल के किसी वेरिएबल में लेना है, कैसे लेंगे? इसका मास्क तैयार करना पड़ेगा मुझे ना। इसका मास्क क्या होगा, जो बिट मुझे चाहिए उसको 1 कर दिया और बाकी सबको 0 कर दिया। ठीक है, बाकी सबको 0 कर दिया मैंने और इसका एंड ले लिया। ठीक है, क्या आएगा 1 0 का एंड क्या आएगा? जब मैंने 0 कर दिया बाकी सबको, तो बाकी सब तो 0 हो जाएंगे, 0 बाकी सब तो 0 हो जाएंगे ना। 1 पे और बनाता है। अगर ये मैंने 1 करा है, ठीक है ना, ये मैंने 1 करा है, अगर यहां पर 1 होता तो आंसर क्या आता बताइए? 1 आ जाता और था अगर दोनों 1 होते तो। ठीक है ना, और अगर ये 0 होगा तो आंसर 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे 0 आ रहा है तो हमें पता चल गया। और फिर मैं इसको राइट शिफ्ट भी कर लूं एक प्लेस, इसको एक प्लेस राइट शिफ्ट भी कर लूं, राइट शिफ्ट ऑपरेटर। ठीक है, तो इसको मास्क कहते हैं। ठीक है, अच्छा डॉक्टर अदील आपकी बात सही है कि जो है इसको लूप लगा के, लेकिन एक्चुअली ये जो है ना एक एरे में अलग अलग नहीं है, ये एक ही नंबर है पूरा। ठीक है, इस पे एरे नहीं चला सकते हम, ये एक ही नंबर है। तो हम जो इस एक नंबर में से मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं उसके स्पेसिफिक बिट को निकालना चाह रहा हूं। एक नंबर है, उसके स्पेसिफिक बिट को निकालना है मुझे और चेक करना है कि वहां पर 0 आ रहा है या 1 आ रहा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसका मास्क तैयार करना पड़ेगा। जो बिट मुझे चाहिए उसको क्या करना पड़ेगा मुझे, मैं 1 कर दूंगा, बाकी सबको 0 कर दूंगा। तो मास्क में ऐसे ही होता है ना, सिर्फ आंख शो करनी है तो आंख का हिस्सा छोड़ दिया खुला, बाकी पूरा चेहरा ढांप दिया। मुंह जो है छुपाना नहीं है, मुंह को दिखाना है तो मुंह का हिस्सा जो है, लिप्स आपने शो करनी है, नाक शो करनी है, तो वो जो है मास्क में नहीं आएगा। बाकी सबका मास्क तैयार करके हम 0 कर देंगे, सिर्फ हमें जो चीज़ शो करनी है उसके साथ 1 लगा दिया। सेकेंड बिट हमें चाहिए ना, तो 1 लगा दिया। तो जब इसके साथ एंड निकलेगा तो हमें मिल जाएगा कि हमें क्या चीज़ चाहिए। ठीक है, आ रही बात समझ में? अच्छा, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे तो भाई ये बिट्स में थोड़ी होगा यार, ये 5 होगा। स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या बनेगा, ये 5 रिटर्न होगा, ये एक्चुअली 5 है। ठीक है, और ये मास्किंग बड़े काम आती है। ठीक है, तो मास्किंग जो है ये भी एक सीखना चाहिए आप लोगों को कि मास्किंग के थ्रू आप क्या कर सकते हैं। ख़ास तौर पर ये काम आती है जब हम असेंबली लैंग्वेज में या लो लेवल लैंग्वेजेस में काम कर रहे होते हैं। ये बात समझ में आई ना कैसे निकल रही है? अगर ये सेकंड बिट 0 होती तो ये आंसर 0 आ जाएगा, और अगर ये 1 होती तो आंसर 1 आता। और इसको राइट शिफ्ट कर लो तो आखिरी डिजिट निकाल लो राइट शिफ्ट करके। ठीक है, इसको राइट शिफ्ट करके निकाल लो, पता चल जाएगा क्या है। ये बात समझ में आई? सर ये राइट शिफ्ट बता दीजिए। राइट शिफ्ट का मतलब ये है, मिसाल के तौर पर लिखा हुआ है 1 0 1
0। इसको राइट शिफ्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये सब कुछ राइट चला जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा 101, ठीक है। ये वाला 0 गायब हो जाएगा और यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। 0101, तो ये वाला 1 इधर चला गया, ये वाला 1 इधर चला गया और ये वाला 1 इधर चला गया, ठीक है। अच्छा, मास्किंग और लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है बेटा। मास्किंग के जरिए आप जो है कोई स्पेसिफिक बिट निकाल सकते हैं ना, चेक कर सकते हैं। लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट का मतलब ये होता है कि जो आखिरी डिजिट होता है ना, आखिरी बिट होती है, उसको कहते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ठीक है। मास्किंग के जरिए हमने एक काम सीखा कि हमने इसका स्पेसिफिक बिट हमने मालूम कर लिया वहां पे क्या लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है या 1 लिखा हुआ है। एक और काम मास्किंग के जरिए हम कर सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है? तो मैं एक और एडवांटेज में मास्किंग का बताता हूं आपको। एक नंबर है 7, ठीक है। अच्छा, ये वैसे ही 8 बिट का होता है, मैं 4 बिट पे काम कर रहा हूँ सिर्फ सिंप्लीफिकेशन की वजह से। ये 8 बिट पे काम वैसे ही होगा, ठीक है ना। जरा से बिट्स ज्यादा होंगे, बस ज्यादा लिखना पड़ेगा, इस वजह से मैं सिर्फ 4 बिट पे कर रहा हूँ। 7 है, ठीक है, एक नंबर है और मैं चाह रहा हूँ इसकी जो 7 की जगह बल्कि मैं 9 ले लेता हूँ तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। समझाने के लिए 9 ले लेता हूँ। 9 है, ठीक है। मैं इसकी राइट साइड से थर्ड बिट को मैं 1 करना चाहता हूं। क्या करूंगा मैं? मुझे नहीं पता वो पहले से 1 है या नहीं है, लेकिन अगर नहीं है तो 1 हो जाए और अगर है तो वैसे ही रहे, नहीं है तो हो जाए और पहले से है तो बहुत अच्छी बात है। कैसे करूंगा? 9 को अगर मैं लिखूं तो 9 होगा, अल्लाह भला करे आपका 1001, ठीक है। और यही होगा 9। और चले इसको मैं 8 बिट पे ही करके दिखा देता हूं आपको, ठीक है। कैसे करूंगा मैं इसको? थर्ड बिट अभी मुझे पता है वैसे तो यहाँ पे कि ये क्या है, 0 है, ठीक है। तो हमें 1 करना होगा इसको। तो कैसे करेंगे? स्पेसिफिक बिट को सेट करना है, ठीक है। कैसे करेंगे? इसका मास्क तैयार करें। इसका मास्क क्या होगा? 0 0 0 0। जो हमने नहीं छेड़ना उसको 0 कर देंगे और जिसको हमने सेट करना होगा वहां पे 1 कर देंगे और बाकियों को 0 कर देंगे। और हम और करेंगे। अब क्या करेंगे? और तो बताएं मुझे क्या हो जाएगा? ये वैसे ही 1 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। अब मैंने क्योंकि यहाँ पे 1 ले लिया है ना, तो चाहे वो कुछ भी हो वो 1 हो जाएगा, ठीक है। चाहे कुछ भी हो, ये अगर पहले से 1 होता तो फिर भी 1 हो जाता है। यहाँ पे 0 है लेकिन मैंने यहाँ पे 1 डाल दिया नीचे मास्क में, ठीक है। बाकी सारी चीजें वैसे ही रही, स्पेसिफिक बिट को 1 कर दिया मैंने, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? तो मास्किंग का क्या फायदा है? बहुत सारी जगहों पे काम आता है ये। तो आई होप कि ये बात आपकी समझ में आ रही होगी कि मास्किंग जो है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सर ये सॉरी एक क्वेश्चन था, ये
और आपने यूज किया एक जगह एंड यूज किया था, इसका रीजन क्या बताया था आपने? देखें प्रॉपर्टी है ना, और की प्रॉपर्टी है कि अगर हमने 1 डाल दिया ना उसमें, तो भले कुछ भी हो सामने ये 1 हो जाएगा फिर। तो इस वजह से हमने 1 सेट करना था तो हमने और यूज किया। 0 सेट करना होगा तो क्या यूज करेंगे, अगर किसी बिट को 0 करना है तो क्या करेंगे, एंड करेंगे फिर। ठीक है, ठीक है सर। तो ये एक जो है बहुत ज़्यादा आजकल के ज़माने में शायद इतना यूज़ ना हो, लेकिन जब अगर पाइथन वगैरह में इतना यूज़ ना हो, लेकिन जब अगर आप असेंबली लैंग्वेज में या सी पे काम करेंगे, इमेजेस के ऊपर काम करेंगे, बिट मैप्स के ऊपर, तो वहाँ पे बहुत यूज़ होता है ये। ठीक है, तो मास्किंग के थ्रू, मास्क जो है ना, ये जो हम बना रहे हैं नीचे जो बना रहे हैं ना, ये मास्क कहलाता है। ये सवाल पूछा है यासिर ने, तो ये मास्क है आपका ना। तो मास्क की मदद से हम स्पेसिफिक बिट को ऑन कर दें, स्पेसिफिक बिट को ऑफ कर दें, स्पेसिफिक बिट निकाल दें, ये मास्क की मदद से हम काम कर सकते हैं। ठीक है, एक छोटा सा टास्क है, इससे मैं अभी पूछना चाह रहा हूँ आप लोगों से कि आपको चेक करना हो, चेक इफ अ नंबर इज पावर ऑफ 2। कैसे करेंगे, नंबर 2 की पावर में है या नहीं है। ठीक है, नंबर 2 की पावर में है या नहीं है, कैसे करेंगे, लूप लगा के करेंगे। 2 की पावर या फिर इवन, नहीं मॉड्यूलस के थ्रू तो इवन और ऑड चेक होगा कि 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। 2 की पावर है या नहीं है, कैसे चेक करेंगे। 2 की पावर होने का मतलब क्या है, जैसे 6 है, 6 2 की पावर है, नहीं है 6 2 की पावर। 2 तो है, 4 भी है, 8 है, 16 है, यानी उसमें एक बिट जो है 1 होगी, बाकी सारे क्या होंगे, 0 होंगे। अब वो बिट कौन सी होगी ये हमें नहीं पता। ठीक है, हमें लूप लगा के चेक करना होगा। मैं ये काम जो है एक लाइन में कर सकता हूँ। ठीक है, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू पीपल कि आप लोग ट्राई करें कितनी लाइनों में आप कर सकते हैं। नेट पे तो सोल्यूशन मिल जाएगा ये आपको आराम से, लेकिन कोशिश करें खुद से बनाने की, एक लाइन में कैसे कर सकते हैं इसको। ठीक है, टोटोलॉजी क्या होती है, टोटोलॉजी का मतलब है कि एक ऐसी प्रोपोजिशन जो कि हमेशा ट्रू हो। ठीक है, जैसे मैं लिखूं ए और एंड, नहीं एंड नहीं, और ए और नॉट ऑफ ए, ये हमेशा ट्रू होगी। ठीक है, ए का और निकालें उसके नॉट के साथ, तो ये हमेशा ट्रू होगा। ठीक है, क्यों ट्रू होगा भाई, अगर ए फॉल्स है तो उसका नॉट क्या होगा, ट्रू होगा। तो एक एक चीज हमें ट्रू मिल गई ना, अगर ए ट्रू है तो एक चीज हमें ट्रू मिल गई, तो दूसरे को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ये ओवरऑल ट्रू हो गया। अगर पहले वाला फॉल्स है तो वो दूसरे वाले को ट्रू कर देगा, नॉट निकालेंगे तो वो ट्रू हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हमें एक वैल्यू तो ट्रू मिल ही जाएगी और के लिए, और जब और को एक वैल्यू भी ट्रू मिल जाती है तो ये ट्रू हो जाता है, तो ये हमेशा ट्रू होगा। तो इसको टोटोलॉजी कहते हैं। और कॉन्ट्रडिक्शन क्या होती है, ऐसी चीज जो हमेशा फॉल्स हो। मिसाल के तौर पर ए एंड नॉट ऑफ ए, अगर ए ट्रू है तो बी यानी दूसरा वाला स्टेटमेंट इसका फॉल्स होगा, और एंड को एक भी फॉल्स मिल जाए तो वो दूसरे को देखने की जरूरत ही नहीं है, एक भी फॉल्स मिल गया तो ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अगर ए फॉल्स है तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, ओवरऑल फॉल्स हो जाएगा, लेकिन अगर ए ट्रू है तो ये दूसरा वाला पोर्शन इसका फॉल्स हो जाएगा, तो ये फॉल्स ही हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स, आई होप कि क्लियर है। डी मॉर्गन्स थ्योरम को स्किप करते हैं। अच्छा, क्वांटिफायर्स
हमें पता है, जैसे मैं लिखता हूँ फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, इसका मतलब होता है फॉर ऑल वैल्यूज, x की हर वैल्यू पे x की हर वैल्यू पे x का रिमाइंडर 2 से 0 आता है। तो ये क्या होगा? ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ? x क्या है फिर? x जो है अपनी हर वैल्यू पे उसका रिमाइंडर 0 आता है 2 के साथ। तो x क्या हुआ? मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ? मैंने एक जुमला लिखा है, ठीक है, मैंने मैथ्स में लिखा है, लेकिन एक जुमला ही है ना, ये एक स्टेटमेंट है, एक जुमला है कि x वो तमाम नंबरों का मजमुआ है जिसका रिमाइंडर 2 से 0 आता है, ठीक है। तो ये मैं इंग्लिश में भी लिख सकता था, मैंने मैथ्स में लिखा है। ये क्या है, क्या किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, बता सकता है कोई? इवन नंबर फाइंड करने। एवन नंबर, ठीक है, फाइंड नहीं कर रहे, एवन नंबर को डिफाइन किया हमने, ठीक है। सही। तो ये हमने एवन नंबर को डिफाइन किया है कि x उन तमाम नंबर्स का मजमुआ है जिनका रिमाइंडर जो है 2 से 0 आता है, ठीक है। और मैं कहता हूँ, और ये जो है देयर एग्जिस्ट, ठीक है, अ वैल्यू, ये उल्टा ई जो है ये कह रहा है x की कोई सी एक वैल्यू तो ऐसी होगी कि कोई एक x ऐसा होगा कि अगर उसको उसके आप से मल्टीप्लाई करें तो ये बराबर आ रहा है a के। ये क्या चीज़ है, ये कोई बताएगा? कि x को x से मल्टीप्लाई करें तो वो a के बराबर आ रहा है, तो x क्या हुआ a का? मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं 9, ठीक है, a की वैल्यू 9 है, तो x क्या होगा? x एक कोई एक नंबर ऐसा होगा कि उसको अगर मल्टीप्लाई करें अपने आप से तो वो 9 बन जाए। वो नंबर कौन सा होगा? वो कौन सा नंबर है जिसको अपने आप से मल्टीप्लाई करें तो वो 9 बन जाता है? सोचें। 3 यानी स्क्वायर रूट है ना, ये स्क्वायर रूट है, ठीक है। डॉक्टर अदील ने बिल्कुल सही बताया, स्क्वायर रूट है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये स्क्वायर रूट की डेफिनेशन दी। तो ये देयर एग्जिस्ट कोई एक वैल्यू ऐसी होगी, ठीक है, देयर एग्जिस्ट का क्वांटिफायर हो गया। सेट जो है सेट ऑफ एलिमेंट्स, सुपर सेट, पावर सेट, ये निकालना आता है। मैट्रिक्स का इनवर्स, इनवर्स क्या होता है मैट्रिक्स का? मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने का मतलब है कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसको ओरिजिनल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? जिसको आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये होता है 2 बाय 2 का अगर बनाना चाहें तो इसके डायगोनल पे 1 आएगा, बाकी जगहों पे 0 आएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है माय डियर स्टूडेंट्स? तो अगर सेट ए है उसका इन्वर्स अगर निकाल के मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो ये क्या हो जाएगा? ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, ठीक है। ट्रांसपोज क्या होता है किसी भी मैट्रिक्स का? ट्रांसपोज मैं निकाल के दिखा देता हूं आपको। तो फॉर एग्जांपल सेट ए है, रॉ कॉलम बन जाएंगे, कॉलम रॉस बन जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल सही है।
तो 1 2 3 3 4 5। तो अगर इसको numpy में मैं ट्रांसपोज निकालना चाहूँ तो a डॉट टी का एट्रीब्यूट है जिससे ट्रांसपोज निकल जाएगा। तो ये हो गया 1 3 2 4 3 5। ठीक है, रॉस कॉलम बन गए, कॉलम रॉस बन गई। तो numpy के अंदर बहुत सारे मेथड्स हैं जिसके थ्रू आप, जैसे a डॉट ट्रांसपोज भी है, इसके थ्रू भी निकल सकता है। तो इंशाल्लाह हम डिटेल में numpy पढ़ेंगे तो इसको देखेंगे। सर कैपिटल टी फंक्शन था ट्रांसपोज का आपने यूज किया? एट्रीब्यूट फंक्शन नहीं है, ब्रैकेट नहीं आ रहा। ठीक है, ठीक। अच्छा यासिर, आपका सोल्यूशन आई डोंट नो, मुझे नहीं लग रहा कि सही है, लेकिन अगर आपने कहीं से लिया है नेट से तो 4 है फॉर एग्जांपल। 4 का जैसे 8 है, 8 का रिमाइंडर क्या होगा? 8 का रिमाइंडर स्क्वायर रूट ऑफ 8 से, स्क्वायर रूट ऑफ 8 तो पॉइंट्स में आएगा। तो कैसे काम करेगा? ये आपने खुद बनाया है, मुझे सही नहीं लग रहा है यासिर ये सोल्यूशन। बार ट्राई करें, अच्छी बात है आप ट्राई कर रहे हैं। तो अच्छा जी, अच्छा चले मैं बता देता हूँ, बहुत सिंपल सा सोल्यूशन है। इसका सोल्यूशन जो है, ए का बिट वाइज एंड बिट वाइज पाइथन में मैं चेक कर लूँ पहले। हाँ ये चल रहा है ना। तो ए का ए जो है फॉर एग्जांपल 4 है। ठीक है, मुझे चेक करना है ये 2 की पावर है या नहीं। मैं इनपुट भी ले सकता हूँ, इनपुट लेने का क्या तरीका है, चलो इनपुट भी बता देता हूँ मैं। एंटर अ नंबर टू चेक। अब ये स्ट्रिंग में आ रहा होगा तो हमें इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल 8 आ गया हमारे पास नंबर, तो a एंड a-1। ठीक है, ये है हमारे पास पाइथन में बिट वाइज ऑपरेटर कैसे लेते हैं। बिट वाइज एंड ऑपरेटर, ऐसे ही लेते हैं ना बिट वाइज एंड। तो लेट्स सपोज ये 7 होता, तो ये आ गया ना। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं चेक कर रहा हूँ 16 को चेक करते हैं। 16 जो है 2 की पावर में है तो ट्रू आ गया। ठीक है, और मिसाल के तौर पर 6 को चेक करते हैं। 6 2 की पावर में है या नहीं है, फॉल्स आ गया। ठीक है, आ गई बात समझ में या नहीं आई? जी माय डियर स्टूडेंट्स, ये एक लाइन में चेक हो रहा है। अब मैं इसको एक्सप्लेन मैं तो कर सकता हूँ, लेकिन आप लोग को सोचें। अच्छा चले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखें बहुत सिंपल सी चीज़ है।
2 की पावर में कोई भी नंबर होगा ना, तो वो कुछ इस तरीके का होगा, एक 0 आ रहा होगा, बाकी सारे, सॉरी एक 1 आ रहा होगा, बाकी सारे 0 होंगे, ठीक है, या 3 0 आ रहे होंगे। ये 8 है, ये है, सॉरी नीचे वाला 16 था, ये 8 है, ये 8 है, सही है। और अगर इसके साथ एक 0 लग जाए तो ये 16 हो गया, ये ऊपर वाला 32 है, और अगर ज़्यादा 0 लग जाएंगे तो ये 64 बन जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही होंगे ना नंबर्स, या 4 होगा तो इस तरीके से होगा, 2 होगा तो इस तरीके से होगा, ठीक है, ऐसे ही होगा। एग्री करते हैं। अब मैंने क्या करा है, इसमें से 1 माइनस करूंगा तो क्या होगा, सोचें आप, इसमें से 1 निकाल दूंगा तो मैं क्या हो जाएगा, इसमें से 1 माइनस करूंगा तो ये 0 रह जाएगा और बाकी सारे 1 हो जाएंगे, ठीक है, ये बाकी सारे 1 हो जाएंगे। जब बाकी सारे 1 हो गए, अब इसका एंड निकालेंगे आप, मास्किंग करेंगे तो ये सबको 0 कर देगा। तो जब ये एंड निकालने पे सबको 0 कर दे तो इसका मतलब है कि ये 2 की पावर में है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। स्टूडेंट समझ में आ रही है ये बात? बाकी स्टूडेंट्स जो है, आई होप के ये समझ में आ गई होगी बात जी। तो ये 1 वाला और 1 वाला बता दिए आपने, 0 1 1 1 1 क्यों लिखा है? देखिए ना, इसमें से 1 निकालें, इसमें से 1 माइनस करें, इसमें से 1 माइनस करेंगे तो क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें से 1 माइनस करें, ठीक है, तो ये 2 है, एक्चुअली तो ये 0 है ना, 0 है तो ये क्या करेगा, बराबर से कैरी लेगा, ये 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 सब बराबर से कैरी लेंगे। तो ये सर बाइनरी वाला कर रहे हैं ना, बाइनरी सब्ट्रैक्शन रूल से? बिल्कुल बिल्कुल बाइनरी हाँ कर बस रहा हूँ, सही है, ठीक है ठीक। ठीक है। तो ये 1 हो गया, ये बराबर से कैरी लिया होगा, ये भी 1 हो गया, ये बराबर से कैरी, सब 1 हो जाएंगे, ठीक है सर, ठीक है। ठीक। अब ये सब 1 हो गए तो ये पहले के अलावा बाकी सबको 1 कर देगा। जब ये सबको 1 कर देगा, जब इसका एंड निकालेंगे तो फिर क्या होगा, ये 0 आएगा, ठीक है। ये कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा, है ना, बिल्कुल एक उसका ना, ठीक है। जब कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा तो जब किसी भी नंबर का उसके साथ कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या होगा, वो 0 आएगा, और अगर 0 आएगा तो इसका मतलब है कि ये 2 की पावर है। तो हमने यहाँ पे यही चेक किया कि उसका -1 करके उसके साथ ही एंड ले लें, तो जब ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होंगे तो एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे, 0 बच जाएगा, 0 बचेगा तो इसका मतलब है कि ये 2 की पावर है, और अगर नहीं बनता 0 तो इसका मतलब है 2 की पावर नहीं है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, इसको जो है बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है, इसको इस्तेमाल करके हम जो है कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कोई नंबर 2 की पावर है या नहीं है, ठीक है। कुछ बुनियादी एल्गोरिथम्स को देख लेते हैं। सर्चिंग का एल्गोरिथम, सर्चिंग जो है हम किस तरीके से करते हैं, लीनियर सर्च है, तो सर्चिंग का एल्गोरिथम हम डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह वैसे डिटेल में। तो सर्च करने का तरीका क्या है, हमें तो पता है ना कि एक एरे है अगर आपके पास, उसमें सर्च करना है तो किस तरीके से सर्चिंग करोगे, पहले नंबर को सर्च करोगे कि ये पहले ही पोजीशन पे ये नंबर है या नहीं है, नहीं मिलता तो क्या करोगे, दूसरी पे सर्च करोगे, फिर भी नहीं मिलता तीसरी पे सर्च करोगे, चौथी पे, पूरी एरे में आखिर तक सर्चिंग करोगे, ठीक है। और अगर आखिर तक सर्च करने पे नहीं मिलता तो इसका मतलब है वो नहीं है। तो इसमें कितना टाइम लगेगा, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। लेकिन बाइनरी सर्च में हम क्या करते हैं, बाइनरी सर्च में हम इस टाइम को रिड्यूस कर देते हैं। तो किस तरीके से करते हैं, वो इस तरीके से करते हैं कि हमारा एलिमेंट जो है, एरे के एलिमेंट्स जो है सॉर्टेड होते हैं। तो फॉर एग्जांपल 1
4 7 9, ठीक है, 13 20 27 30। अब ये सॉर्टेड है और लेट्स सपोज मुझे इसमें ढूंढना है कि इसमें 9 कहाँ है। कैसे ढूंढूंगा मैं अपनी सर्चिंग स्टार्ट करूंगा बीच से। डिक्शनरी में कभी सर्चिंग किया आप लोगों ने? डिक्शनरी में कोई चीज ढूंढनी हो तो कैसे ढूंढते हैं? बीच में से डिक्शनरी खोलें और अगर फॉर एग्जांपल बीच में आपके आता है पी आता है और आप सर्च कर रहे हैं एफ, तो इसका क्या मतलब हुआ? आप पी पे पहुंच गए हैं और आपको एफ से कोई वर्ड ढूंढना है, तो आप क्या करेंगे? पीछे जाएंगे, आगे जाएंगे? जी पता है मुझे स्टूडेंट्स, डिक्शनरी में आपको एफ से कोई वर्ड ढूंढना है और आप पी पे पहुंचे, बीच में से खोला आपने, पी पे पहुंच गए। पी बीच होगा या नहीं होगा दादन मैं बता रहा हूँ। तो फिर क्या करेंगे डिक्शनरी में? शुरू में पीछे जाएंगे या आगे जाएंगे? पी पे खड़े हुए हैं और एफ पे जाना है, तो पीछे जाएंगे आगे जाएंगे? पीछे जाएंगे। पीछे जाएंगे ना। तो फिर हम जो है फिर सेंटर निकालो, तो मैं यही करता हूँ यहाँ पे ना। बीच क्या है इसका? 13 पे पहुंचा मैं। अब मुझे पता चला कि मेरा नंबर जो है वो तो 9 है, तो मुझे आगे जाना चाहिए पीछे जाना चाहिए? छोटा नंबर है तो छोटा नंबर तो पीछे होगा, आगे तो नहीं होगा, तो पीछे जाओ। अब फिर आप जो है लीनियर सर्च नहीं लगा रहे, अब यहाँ पे फिर जो है जो बाकी लिस्ट बची है उसमें से आधे पे जाओ। 7 पे पहुंचा, ठीक है। अब मुझे पता चला मेरा नंबर 9 है, तो कहाँ होगा ये? आगे होगा पीछे होगा? आगे होगा। फिर जो बकिया लिस्ट बची है 13 से लेके 7 जो है उसकी आधी लिस्ट कर दो। 9 पे पहुंचे, ये मुझे मिल गया, ठीक है। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत कम हो जाएगी। ये हर बारी में क्या कर रहा है? लिस्ट को आधा कर रहा है, ठीक है। तो जब ये इस तरह की कोई चीज़ हो जो कि ग्रोथ जो है ये कम होती जा रही है, ठीक है, तो एक तो ग्रोथ बढ़ रही होती है ना, एक्सपोनेंशियल, जंगल की आग की तरह फैल रही होती है कोई चीज़। आपने एक को बताया, एक ने दो को बताया, अब उन दोनों ने दो को बताया, फिर उन्होंने जिनसे जो लोग हैं उन्होंने फिर दो को बताया। ये प्रोसेस रिपीट होता रहे अगर, तो ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो है उसको इस तरह लिखते हैं 2 की पावर में। यहाँ पे इसका उल्टा हो रहा है, यानी हर बारी में आधा होता जा रहा है। ग्रोथ जो है एक्सपोनेंशियल के रिवर्स वाली ग्रोथ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा? ये लॉगरिथम आएगा, लॉग ऑफ एन, और उसकी बेस क्या होगी? 2 होगी, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो बाइनरी सर्च की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? लॉग ऑफ एन टू द बेस 2। जबकि लीनियर सर्च में क्या है? आप आखिर तक सर्च कर रहे हो, तो अगर 100 एलिमेंट है तो 100 के 100 को ढूंढना पड़ेगा। बैड लक होगी, अगर हमारी बदनसीबी होगी तो हमें आखिर तक चेक करना पड़ेगा, अगर एक एक करके चेक कर रहे हो। लाइब्रेरी में किताब ढूंढनी है और कोई तरतीब से नहीं रखी हुई होती, तो एक एक किताब को ढूंढना पड़ेगा, और हमारी बदकिस्मती हो तो हम आखिरी किताब तक हमें चेक करना पड़ जाएगा। जबकि बाइनरी सर्च में अगर तरतीब से रखी होगी तो लॉग ले लें आप, उसका जितने एलिमेंट्स हैं उसका लॉग ले लें, बेस 2 में लेंगे, ठीक है। क्योंकि हम आधा कर रहे हैं तो बेस 2 है हमारा, हर बारी में आधा हो रहा है, तो ये बाइनरी सर्च है, ठीक है। तो ये बिगो नोटेशन भी कहलाती है, लॉग ऑफ एन टू द बेस 2। ये इंशाल्लाह डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम में हम डिटेल में पढ़ेंगे इसको, ठीक है। मॉड्यूलर अरिथमेटिक इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है मशीन लर्निंग के लिए, और अच्छा इसमें काफ़ी चीज़ें हैं, तो आई थिंक हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। और आई वांट के एक सेशन जो है मैं वीक डेज में लेना चाह रहा हूँ, तो आप लोगों की अवेलेबिलिटी जो है ताकि जो है मैं ये रिवीजन कंप्लीट कर लूँ।
क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही थी, मैंने मार्क्स भी देखे हैं जो आप लोगों के क्विज में मार्क्स आए हैं, किसी के 2 आ रहे हैं, किसी के 3 मार्क्स आ रहे हैं, तो काफ़ी इश्यूज हैं जो कि स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं हो रहे। तो ये ऑब्जेक्टिव था मेरा इसको रिपीट करने का। तो एक सेशन मैं वीक डे में लेना चाह रहा हूँ, आप लोग बता दें शाम के वक्त ही जो है किसी दिन। मंडे तो पॉसिबल नहीं होगा, मंडे को मेरी क्लास होती है। ट्यूसडे वाले दिन अगर आप लोग अवेलेबल हैं 6:30 से 8:30 या 7 से 9, जी मुझे बता दें। ट्यूसडे वाले दिन अगर आप लोग अवेलेबल हैं तो एक सेशन हम मैथ्स का लेके इसको वाइंड अप करते हैं, फिर जो हमारा रिवीजन है, ठीक है? तो ऑल एग्रीड? जी स्टूडेंट्स बता दें मुझे चैट पे। ठीक है, ट्यूसडे इज गुड। तो इंशाल्लाह ट्यूसडे वाले दिन जो है हम जो है जी डॉक्टर नुमान, कैन यू हियर मी? यस जी मैं डॉक्टर दिल बात कर रहा हूँ, कैसे हैं आप? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र है। सॉरी मैं आपका लेक्चर बीच में डिस्टर्ब किया। सर मुझे ये पूछना था कि मैंने जो गूगल क्लासरूम आपकी ज्वाइन की उसमें ऑलरेडी क्विज 1, 2 एंड 3 एंड असाइनमेंट 1 भी है। तो खैर मैंने तो अभी फर्स्ट क्लास अटेम्प्ट की है, तो लाइक मैं फिर इनको अटेम्प्ट कर लेता हूँ कि डेडलाइन तो ऑलरेडी गुजर चुकी है। हाँ तो नहीं, कोई इशू नहीं है। डेडलाइन जो है वो उन स्टूडेंट्स के लिए थी जिन्होंने डे 1 से ज्वाइन किया था, तो आप आराम से जो कर लें। आप क्विज 1 तो अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है ना? तो जी इंशाल्लाह जी ठीक है। और असाइनमेंट 1 जो है वो भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, आप चाहें तो, ठीक है? ओके, और थैंक बाकी यू। थैंक यू जी। एनी अदर स्टूडेंट वुड लाइक टू कमेंट? मैथ का कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है यासर, बस ये जो है इंशाल्लाह अगली क्लास से जो है हम कुछ चीज़ें जो है इंशाल्लाह, जैसे प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस है उसकी जो है हम जो है मैथमेटिक्स करेंगे। मशीन लर्निंग हमारी जो है उसका इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया था, तो वो इंशाल्लाह जो हमारा वीक डे के अंदर क्लास होगी, एक क्लास होगी, उसमें हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा रिवीजन ना। तो फिर अब जो है अपने टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? तो डोंट वरी, ठीक है? यासर क्विज जो है बुक से नहीं है, जो कॉन्सेप्ट मैंने क्लास में पढ़ाए हैं तमाम लेक्चर्स अवेलेबल हैं आप लोगों को, रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, तो रिकॉर्डिंग देखें आप लोग। मैं रिवाइज भी करवा दिया मैंने, अब इंशाल्लाह क्विज में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है? ठीक है यासर? और आप तो पुराने स्टूडेंट हैं, तो यू शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह देन वी विल सी यू ऑन ट्यूसडे 6:30 to 8:30। 6:45 हो जाएगी क्लास क्योंकि नमाज का टाइम होता है, ठीक है? थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।